नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमने साइंस की एक सीरीज़ शुरू की है और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। आज के समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बिहार पीसीएस में तो देखा गया है कि 25 से और 30 क्वेश्चन किसी एक साइंस के टॉपिक में से आते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इतने आसान वो क्वेश्चन होते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को 1 सेकंड में कर देंगे, लेकिन उनको जो आर्ट बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको एक बहुत टफ मानकर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि साइंस दूसरे सब्जेक्टों से बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस इसमें फ़र्क इतना ही होता है कि इसको लगातार पढ़ना पड़ता है। मतलब जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इसको कहीं बीच में से यदि कोई पढ़ाने लगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप शुरू से एंड तक उस टॉपिक को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, दिल लगा के पढ़ते हैं, दिल लगा के समझते हैं तो आपके समझ में आ जाता है। दूसरे नंबर पर साइंस में जो फैक्ट होते हैं वो फाइनाइट फैक्ट होते हैं, जबकि जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में इनफाइनाइट फैक्ट होते हैं। आप कितना भी तैयार करके वहाँ पर चले जाते हैं लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होते। तो आज हम साइंस को शुरू करेंगे और मेरा दावा है कि यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप भूलेंगे नहीं और एक भी क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस, आरओ और तमाम जितने भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हैं। तो देखो, जहाँ तक साइंस का रोल है, साइंस के रोल में यदि बायोलॉजी को हम निकाल लें, फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो 13 से 14 क्वेश्चन पीसीएस में भी आ जाते हैं और यदि बायोलॉजी को मिला दें तो लगभग 15-20 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री का टॉपिक। सबसे पहले हमने केमिस्ट्री के टॉपिक में रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, दैट इज परमाणु संरचना। ये परमाणु संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी परीक्षाओं, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो और जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले सभी वैज्ञानिकों के मन में एक जिज्ञासा थी कि आखिर ये जो पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, आखिर किस चीज से बना है। तो सबसे पहले इसको भारतीय ऋषियों ने खोजा। भारतीय ऋषि, एक ऋषि हुए थे महर्षि कणाद नाम के, और उन्होंने, महर्षि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि प्रत्येक जो पदार्थ है, अर्थात यूनिवर्स का, जो ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ है, वह परमाणुओं से मिलकर बना है। इन्होंने उस समय पर यह बात बता दी थी। इसके बाद 1808 में डॉल्टन ने, ये डॉल्टन है, इन्होंने एक न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी नाम की एक बुक लिखी और उस बुक में इन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु, एटम कहा जाता है। और इन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया कि इस एटम को विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब डॉल्टन के अनुसार यह दुनिया का, मतलब ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म कण था। कौन? परमाणु। परमाणु एटम को सबसे सूक्ष्म कण इस डॉल्टन ने बता दिया। ठीक है, और यह क्वेश्चन आ चुका है, इसे आधुनिक डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। क्वेश्चन आया था कि आधुनिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी, तो आंसर रहेगा आपका डॉल्टन। नेक्स्ट अब जब वैज्ञानिकों ने देखा, जब डॉल्टन ने यह बता दिया कि भाई ये पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म कण है, इससे सूक्ष्म कण कोई नहीं है, मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, तब वैज्ञानिकों में यह चेतना फैल गई, क्या वास्तव में ये सबसे छोटा, पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। तब 3 कणों की खोज हुई और उन कणों को कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिन्हें हिंदी में मौलिक कण कहा जाता है। वो कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले इसको ई से डिनोट किया जाता है और इसकी जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने 1897 में की थी। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने तब खोज की थी जब ये कैथोड किरणों की खोज कर रहे थे। इन्होंने कैथोड किरणों को खोजा और कैथोड किरणों में देखा भाई ये तो इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है, ये तो किसी कण से बनी हुई है, और उनका उस कण को नाम दिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन। और जो आर ए मिलिकन था, आर ए मिलिकन ने इस पर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके इस पर आवेश खोजा था। तो इस पर आवेश किसने खोजा था, आर ए मिलिकन ने। और इस पर जो आवेश होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, माइनस, अर्थात इस पर माइनस का आवेश होता है। तो देखो मोबाइल की कीपैड से ये -19 ऊपर नहीं लिखा जा सकता, तो इसका मतलब है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 10⁻⁻19 कूलाम इस पर आवेश था। और इसका द्रव्यमान था 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, ये भी पावर है, 10⁻31 किलोग्राम। अब प्रोटॉन, इसे पी से डिनोट किया जाता है। अब 1886 में गोल्डस्टीन
ने कैनाल रे अर्थात कैनाल किरणों की खोज की और इसने गोल्डस्टीन ने यह बताया कि ये किरणें धन आवेशित कणों से बनी थी। बस इसने यही बात बताई। अब देखो कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, रदरफोर्ड ने की, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं जो है पूरी इसमें आपकी कंफ्यूजन पूरी दूर करूंगा। गोल्डस्टीन ने केवल कैनाल रे की खोज की थी और वो कैनाल रे की खोज उसने ये बात बताई थी कि कैनाल रे की ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब वो धनावेशित कण क्या है क्या नहीं है, इसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब ये जो रदरफोर्ड था, ये बहुत तेज आदमी था, इसने इसकी बात पकड़ ली और उस पर रिसर्च करने लग गया। और 1919 में इस रदरफोर्ड ने इन धनावेशित कणों को, देखो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित कणों को प्रोटॉन नाम दे दिया। इस वजह से रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना जाता है। इस पर जो द्रव्यमान है वो है -1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27। ये द्रव्यमान कितना है? प्लस। इस पर जो है द्रव्यमान प्लस है, इस पर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पर प्लस। 1.6 नहीं, इसका जो द्रव्यमान है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है। और इस पर जो आवेश है वो है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम। ठीक है। तो ये माइनस का है और ये आवेश इस पर प्लस का होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों आवेश बराबर हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी, लेकिन ना तो इस पर आवेश माइनस का था ना ही प्लस का था। ये एक न्यूट्रल कण था अर्थात उदासीन कण था और इसका द्रव्यमान था 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। अब देखो अधिकतर बुकों में ये लिखा हुआ है कि जो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो बराबर है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। वो बुक बिल्कुल गलत लिख रही है और यही बच्चे जो है मार खा जाते हैं। कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है और फिर जो है केस होते हैं दुनिया भर के कमीशन पे। ठीक है। और वो कैसे होते हैं? देखो, सबसे जो द्रव्यमान कम होता है वो इलेक्ट्रॉन का कम होता है, उससे ज्यादा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और सबसे ज्यादा द्रव्यमान न्यूट्रॉन का होता है, हल्का सा न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा जो भारी कण होता है वो न्यूट्रॉन होता है और इन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। चलिए, अब कुछ ऐसे नॉन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनको नॉन फंडामेंटल पार्टिकल या अस्थायी मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को स्थायी मौलिक कण भी कहा जाता है, लेकिन अब इन्हें अस्थायी मौलिक कण भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। जब नाभिकीय प्रक्रिया चलती है, दरअसल परमाणु में एक नाभिक होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। जब उसमें प्रक्रिया होती है तो ये कुछ ही समय के लिए ये कण उस नाभिक में से निकलते हैं। इस वजह से इन्हें नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स और अस्थायी मौलिक कण भी कहा जाता है। ये कौन कौन से, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहले पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। अब इस पर द्रव्यमान तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन आवेश उसके विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम, लेकिन इस पर प्लस होता है, प्लस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम होता है। मतलब वो माइनस का और ये प्लस का। इसी वजह से इसे पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि देखो मास बराबर है, वो माइनस का है और ये प्लस का है। मतलब ऐसे समझो जैसे आपका कोई मतलब सेम हो, कद से, काठी से, चेहरे से, लेकिन आप जो है सीधे साधे हैं और वो कोई गुस्सा वाला है, यानी कि आप प्लस वाले हैं, वो माइनस वाला है, तो वो एंटी है। तो इसी तरीके से ये कण जो है प्लस वाला होता है, तो इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहा जाता है पॉजिट्रॉन को। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, एंटी प्रोटॉन। अब एंटी प्रोटॉन भी होता है। खोज इसकी सीगर ने की थी 1955 में और आवेश इस पर होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलाम और द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के बराबर। अब देखो ये एंटी प्रोटॉन क्यों है? क्योंकि इस पर उसके जो आवेश है, उस पर कितना आवेश होता है? उस पर आवेश होता है प्लस का और इस पर आवेश होता है माइनस का, तो इसको इस वजह से एंटी प्रोटॉन भी कहा जाता है। अब देखते हैं नंबर 3, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। इनकी दिए कण हैं, इनकी खोज किसने की थी? पावली ने। अब ये ऐसे कण हैं जिन पर न तो द्रव्यमान होता है और न आवेश होता है। ये बहुत एग्जाम में आया है, लेकिन ऊर्जा और संवेग इनमें होता है। मतलब ऐसे कौन से कण हैं जिन पर ना तो मास होता है ना चार्ज होता है? तो वो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कण है और खोज की थी पावली ने, ये की थी 1932 में। ठीक है। नेक्स्ट 4, पाई मेसान की खोज युकावा ने 1935 में की थी और ये 1935 में तब की थी कि ये नाभिकीय बलों की खोज कर रहा था, अर्थात जो न्यूक्लियस जो फोर्स होता है उसकी खोज जो है कर रहा था। उसके समय पर इसने पाई मेसान की खोज की थी। तो नाभिकीय बलों की खोज किसने की? वो युकावा ने की थी 1935 में। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पाई प्लस, एक पाई माइनस, एक पाई जीरो। ठीक है। 5वां, क्वार्क। इन कणों से दूसरे मूल कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने हैं, अर्थात क्वार्क उनको कहते हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं, उनको हम क्वार्क कहते हैं। और इन पर कैसा आवेश होता है? इन पर भिन्नात्मक अर्थात फ्रैक्शनल आवेश होता है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किन पर फ्रैक्शनल आवेश होता है, तो वो जो है क्वार्क पर होता है। अब एक बोसॉन भी कण होते हैं,
इन बोसानों की जो घूर्णन की संख्या पूर्ण होती है, देखो इस तरीके से अभी पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर परमाणु की, तो ये परमाणु है, ये नाभिक होता है परमाणु का बीच में, तो इसके चारों तरफ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इसी तरीके से बोसान घूमते हैं, तो इनकी जो घूर्णन की संख्या है इस तरीके से वो पूर्ण होती है। मतलब कुछ कण ऐसे घूमते हैं हाफ, ऐसे हाफ घूमते हैं, लेकिन ये इनकी संख्या पूर्ण होती है। और ये जो बोसान जो बने हैं ये मेसान प्लस फोटान, फोटान क्या होती है, ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। और इन सभी कणों को अस्थायी मौलिक कण या नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 3 इधर दे दिए और 3 इधर दे दिए, ये किसने खोज की, या पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है, या एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की, या द्रव्यमान और आवेश रहित कौन सा कण होता है, या नाभिकीय बलों की खोज किसने की, या क्वार्क पर भिन्नात्मक आवेश होता है, फ्रैक्शनल आवेश किस पर होता है, और किस कण की घूर्णनों की संख्या पूर्ण होती है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद अब ये बात जो है देखी भाई, ठीक है ये परमाणु तो मिल गया, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी खोज हो गई, लेकिन सवाल यह है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में रहते कहां हैं। अब वैज्ञानिकों ने खोज शुरू कर दी और थॉमसन ने एक मॉडल दिया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा जाता है, उसे कहते हैं हम प्लम पुडिंग मॉडल। ऐसे समझो जैसे एक तरबूज होता है और तरबूज में बीज इस तरीके से धसे हुए रहते हैं। तो इसने बताया कि भैया परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, उदासीन मतलब न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसने बात बताई कि ये जो परमाणु है ये धनावेशित गोले का बना होता है इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन उसमें ऐसे धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज जो है धसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज जो है धसे होते हैं, यह बताया थॉमसन ने। अब देखो क्या परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। अब इसकी इस बात को क्या प्रूफ कर लें, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 10 की पावर -19, और इस पर कितना होता है, -1.6 10 की पावर -19। भाई जब दोनों को जोड़ोगे, अब न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो मान लिए 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इनको 10 की 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मान लिया इस तरीके से समझो, मान लिया 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन की आपने 1.6 10 की पावर -19, और फिर प्लस इस पर माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो ये कितने हैं, ये भी 10 है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे हो जाएगा 0। क्या आवेश क्या निकल के आ रहा है, 0। तो इसका मतलब ये इसकी बात सही है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर आता है प्लम पुडिंग मॉडल, किसने दिया, वो दिया थॉमसन ने। अब एक रदरफोर्ड वैज्ञानिक था, उसने देखा भाई मजा नहीं आया, इसने कहा कि परमाणु धनावेशित की जो है धनावेशित गोले का बना है और इलेक्ट्रॉन ऐसे धसे रहते हैं। तब इसने देखा नहीं भाई ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है। तब इसने रदरफोर्ड ने अपनी खोज शुरू कर दी और रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया 1911 में, जिसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल बोला जाता है। इसने क्या काम किया, अल्फा कण स्कैटरिंग, अर्थात जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का प्रयोग किया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मतलब प्रकीर्णन। और इसने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। ये मान लिया ये वाली सोने की पन्नी है इस तरीके से, और अल्फा कणों की बौछार हो रही है। तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण ऐसे लौट के आ गए। तब इसने ये समझा कि भाई ये अल्फा कण किसी चीज से टकराए हैं, और तब उसने बात बताया कि भैया जिस चीज से टकराए हैं वो नाभिक है, अर्थात न्यूक्लियस। और इसने न्यूक्लियस की खोज की, अर्थात न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। और इसने बात बताई कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक के चारों ओर, मान लिया ये नाभिक है, नाभिक बहुत सूक्ष्म भाग में रहता है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमते हैं चारों ओर, कक्षाओं में घूमते हैं इसके चारों ओर। इसने ये बात बताई, ठीक है। और नाभिक में रहते हैं कौन कौन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, इसने ये भी बात बताया। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे रहते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है, एक वर्ड आता है न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो नाभिक की खोज की। अब जो दूसरे वैज्ञानिक थे, अब इसने नाभिक की खोज तो कर दी, लेकिन ये नहीं समझा पाया कि ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं चारों तरफ इन कक्षाओं में, ये घूमते कैसे हैं आखिर। अब नेक्स्ट अब था एक बोर ने कहा कि भाई यदि ये किसी नाभिक के चारों तरफ ऐसे घूमेंगे तो जो क्लार्क मैक्सवेल की जो विद्युत गति की, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जो थ्योरी है, उसके अनुसार किसी गतिशील विद्युत आवेशित कण को यदि त्वरित किया जाता है तो उससे ऊर्जा का विकिरण होगा। मान लिया ये है और इसको ऐसे घुमा रहे हो, है ना, इसको आपने त्वरित कर दिया, एक्सीलरेटेड कर दिया, त्वरित कर दिया, ऐसे घूम रहा है, तो इससे ऊर्जा तो खर्च होगी, इसकी ऊर्जा खर्च होगी, तो धीरे धीरे जो है पाथ कम होता हुआ और सीधा इसमें गिर जाएगा, टकरा जाएगा।
है ना। तो इसने ये बात बताया, तो उससे ऊर्जा का विकिरण होगा और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती जाएगी और नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु नष्ट नहीं होता, नहीं तो परमाणु को नष्ट किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है ना। तो ये तो थोड़ी रदरफोर्ड की गलत होगी। उसने बात बताया घूमते हैं, घूमते कैसे हैं, तब बोर ने बताया 1913 में बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। इसने बताया मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके। तो बोर ने किसकी थ्योरी उपयोग की, मैक्स प्लांक की क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी प्रयोग की। यह क्वेश्चन आ जाता है और उसने बताया कि भाई बिना ऊर्जा खोए हुए इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में घूमते हैं। मतलब ऐसे नहीं कहीं भी घूमेंगे, बल्कि निश्चित ऊर्जाओं की कक्षाओं में जो है घूमते हैं, और उन कक्षाओं को शुरू से KLMN कहते हैं। इसने नाम दिया KLMN। तो ये तो नाभिक है, नाभिक इसके ये बीच का जो क्या है, नाभिक न्यूक्लियस, इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और ये निश्चित कक्षाओं की बिना ऊर्जा खोए हुए जो है इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा है उनकी, उन कक्षाओं में घूमते हैं, और इनको नाम दिया KLMN या 1 2 3 4। ठीक है। तो ये जो K है, ये K सेल है, और ये जो K सेल मतलब जो ये K सेल है, ये L है, ये M है, ये N है। तो जो जितना न्यूक्लियस के पास होता है, वो जो कोश है, जो कक्षा है, उसकी ऊर्जा उतनी कम होती है, और जो जितना दूर इस न्यूक्लियस से ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। ठीक है। अब देखेंगे जरा हम, तो किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? किसी कक्षा में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है। तो अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जी M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और ये यूपी ये NDA CDS का क्वेश्चन था, और ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखो कितने रह सकते हैं, KLM, K का मतलब क्या है 1, L का मतलब क्या है 2, M का मतलब क्या है 3। तो M कौन सी कक्षा है, तीसरी कक्षा है ना। तो N का मतलब कितना होगा 3, तो यहां पर रख दो 2n² यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 3 3 9 2 कुल 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 1 सेकंड का ये सवाल था और 3 नंबर का सवाल था, शायद NDA CDS में क्वेश्चन था। इसको दोबारा समझ लो भाई, किसी कक्षा में कितने अधिकतम रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2n²। यहां पर K का मतलब क्या है 1, L का मतलब क्या है 2, M का मतलब क्या है 3, और इसी तरीके से N का मतलब क्या है 4। अब आपको M कक्षा में पूछ रहा है, तो M कक्षा में पूछने के लिए M कौन सी कक्षा है, तीसरी। तो ये तीसरी कक्षा है, इसकी जगह N की जगह 3 रख दो। यहां पर 3 3 9 2 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। तो इसका आंसर था 18। और बिहार PCS में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये 1 सेकंड के सवाल होते हैं, मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ समझने की थोड़ी की जरूरत होती है, यदि आप अच्छे दिल से समझ रहे हो केमिस्ट्री को। ठीक है। नेक्स्ट जो है चलते हैं। अब ये बोर भी जो है कई बातों में फेल रहा था। जैसे जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जैसे स्पेक्ट्रम वो कई पार्टों में बढ़ जाता है, तो उसकी व्याख्या करने में इसका मॉडल असफल रहा था। ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखते हैं हम यहां पर, ये तो यही वाला पार्ट है। अब देखते हैं हम यहां पर परमाणु। अब देखो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम आते हैं, अधिकतर एग्जाम में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, यहां तक कि कमांडेंट आप देखोगे 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझने के बाद जो बिहार PCS में मैंने कई बार क्वेश्चन देखा, और कई बार मतलब ये देखो कि 1 सेकंड में देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा आज के बाद, यदि आप वीडियोस को इसको अच्छी तरह से देखते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? तो एटॉमिक नंबर होता है भैया प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जितनी प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है, उसे Z से जो है डिनोट करते हैं। ठीक है। द्रव्यमान संख्या, इसको A से डिनोट करते हैं। देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, कहीं इसको M से डिनोट कर रखा है, मैं यहाँ पे A से डिनोट कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी जो है लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है। कुल इसमें जो है द्रव्यमान संख्या होती है कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन, दोनों को जोड़ लो, वो क्या आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर आ जाएगा। इसका इंग्लिश में नंबर होता है मास नंबर। ठीक है। और तो वो होगी मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात A = Z + N। ठीक है। अब ये परमाणु का प्रतीक कैसा होता है, देखो Z जो है यहां पर इस तरीके से लिखा जाता है, Z नीचे, चूंकि मोबाइल की कीपैड से लिखा नहीं जा सकता, और X यहां पर और A ऊपर होता है। मतलब जो ये नीचे जो होता है इसका मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या, मतलब इसका मतलब है एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर होता है इसका मतलब है A द्रव्यमान संख्या, इसका मतलब है A का मतलब एटॉमिक नंबर, और प्लस मतलब नहीं, A का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस ऊपर वाले का देखो, नीचे वाले का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या मतलब एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला A है इसका मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दैट इज मास नंबर। यानी कि नीचे वाला एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला होता है मास नंबर। ठीक है। अब देखो आइसोटोप किसे कहते हैं। अब देखो ये आइसोटोप ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब 1 मिनट में आप 1 सेकंड में ये क्वेश्चन समझ जाओगे। परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। अब परमाणु क्रमांक समान कौन सा होता है, नीचे वाला होता है ना परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास नंबर ऊपर वाला होता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, उसे हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे 1H1, देखना आप यहां पे, ये अभी समझ में आएगा। 1H1, 1H2, 1H3, यहां पे देखो नीचे वाला समान है, नीचे वाला समान है, ऊपर वाले भिन्न है, यानी एटॉमिक नंबर समान है और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हैं। तो ये क्या है, ये समस्थानिक है। दूसरा एग्जाम्पल 6C12 कार्बन होता है, 6C13
6C14 ये कार्बन के समस्थानिक। अब देखो 6 नीचे वाले बराबर, ऊपर वाले अलग अलग, तो एटॉमिक नंबर जब नीचे वाले बराबर है तो उनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। 1 मिनट में समझ जाओगे कौन सा एटॉमिक नंबर है। तो ये एटॉमिक नंबर ये वाला है, जिनके नीचे वाले समान होते हैं, अर्थात एटॉमिक नंबर जो है क्या होते हैं, जिनके समान होते हैं और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होते हैं, उनको आइसोटोप कहते हैं या समस्थानिक कहते हैं। तो आइसोटोप और समस्थानिक में कुछ नहीं है, बस नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए, तो वो आपके आइसोटोप होते हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो पोलिनियम के अभी तक सबसे ज्यादा अधिक समस्थानिक होते हैं। अब इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। मतलब आइसोटोप ऐसे समझो कि बाहर से अलग और अंदर से सब कुछ सेम, इस तरीके से होता है। अब देखो संभार, अब ये संभार आता है आइसोबार। इनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। मतलब परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर भिन्न, मतलब नीचे वाला अलग और ऊपर वाला समान। जैसे यहां पे देखोगे 16 सल्फर 40 और 17 क्लोरीन 40। देखो यहां पे जरा, ये 16 सल्फर 40 है तो 16 सल्फर ऊपर वाला समान है, ऊपर वाला समान है नीचे वाला, तो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक मास नंबर सेम है, उसको हम बोलते हैं आइसोबार या संभार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो ये सम न्यूट्रॉनिक वाला क्वेश्चन आता है कि सम न्यूट्रॉनिक किसे बोलते हैं। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। अब देखो 11 Na23 है, मतलब 11 है, सोडियम 23 है, तो 11 इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ये तो प्रोटॉन है नीचे ना एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या है ना, ऊपर एटॉमिक मास नंबर होता है। अब यदि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या में से एटॉमिक नंबर निकाल दें तो न्यूट्रॉनों की संख्या बचेगी नहीं बचेगी, यानी कि 23 माइनस 11 कितने बचे, 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, 12 बचे। ठीक है, देखो इसको दोबारा मैं समझाता हूं। देखो जैसे 11 Na23 है और 12 Mg24 है, मैग्नीशियम और सोडियम, तो 23 में से 11 के कितने बचे, 12, 24 में से 12 के कितने बचे, 12, यानी दोनों में न्यूट्रॉन क्या है, समान है। तो दोनों में न्यूट्रॉन समान है, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक जो है, सम न्यूट्रॉनिक परमाणु है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। अब देखो एक असिस्टेंट कमांडेंट में एक क्वेश्चन आया था और वो इतना आसान था। उसमें क्वेश्चन था 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो 92 क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर, ये क्या 235 क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या होता है 92 एटॉमिक नंबर। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या निकाल दें तो क्या बचेगा, एटॉमिक न्यूट्रॉन जो है बचेंगे। मान लिया 235 में से हम माइनस कर दो 92, ठीक है, तो 5 में से 2 गए 3 और 143, लिए 235 में से 192, 5 में से 3 गए 2 और 13 में से 9 गए 13, बिल्कुल ठीक है, 143 न्यूट्रॉन थे। तो इसका आंसर था 143, ये असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखो ये थी हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक संबंधित वीडियो। फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, हम इस टॉपिक को पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। ये पार्ट मतलब ये समझो कि पार्ट 1 की वीडियो थी और हम पार्ट 2 की जो है वीडियो डालेंगे। इसी प्रकार की साइंस इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने का। साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप भी मैं सोल्व कराऊंगा आपके और दिखाऊंगा, चाहे एनडीए सीडीएस कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस आरओ जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, एक बार साइंस को वीडियो को ध्यान से देख लेना। पूरे यूट्यूब पर इस तरीके की वीडियो नहीं मिलेगी। और जो है बस इतना है कि चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।